तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं सौरभ पटेल अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्राचीन इतिहास। आपका जो प्राचीन इतिहास है, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए एंशियंट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड, आपका सेकंड यूनिट का पहला ही लेक्चर है साथियों। भारत का शिक्षा एवं केंद्र, जो तक्षशिला एवं नालंदा में शिक्षा ग्रहण करते थे लोग, वो पद्धति क्या थी और स्थिति क्या थी, पढ़ने की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बता दें, प्राचीन भारतीय शिक्षा का केंद्र तक्षशिला एवं नालंदा के अलावा बहुत सारे गुरुकुल और बहुत सारे ऋषि मुनियों के कुटी हुआ करते थे जहाँ पे शिक्षा पढ़ाते थे। वो सारी चीज़ें बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको फैक्ट के रूप में इसी वीडियो में लेक्चर में मिलेगा। तो उस सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लेक्चर में बने रहिएगा। सबसे पहले बता दें, प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है वो कैसी थी। देखिए साथियों, प्राचीन भारतीय जो सभ्यता है वो विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण में से एक है। कहने का मतलब, जो भारतीय प्राचीन भारत की सभ्यता है ये विश्व में सबसे रोचक और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का समुचन ज्ञान के लिए हमें इसी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसे इस सभ्यता में 4000 वर्षों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा। कहने का मतलब, भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में ये अपने आप को 4000 वर्षों से भी अधिक तक सुरक्षित रखा और इस प्रचार प्रसार तक किया। कहने मतलब, इसका जो है प्रचार प्रसार तक किया और उसमें संशोधन भी किया। प्राचीन भारतीयों ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान तथा विविध उत्तरदायित्वों के लिए शिक्षा की महानता स्वीकार की गई। वैदिक युग से ही इसे प्रकाश स्रोत माना गया है। किसको? भारतीय प्राचीन सभ्यता की शिक्षा प्रणाली को। और उसके साथ साथ वैदिक युग से ही इसे जो स्रोत माना गया है, प्रकाश का स्रोत माना गया है। हम मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आलोकित करते हुए उसे सही दिशा निर्देश देता है, जिसे सुभाषित रत्न या पुस्तक संदेह में कहा गया है। और इसके अलावा साथियों आपको बता दें, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ज्ञान क्या है साथियों? मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने की सहायता करता है। क्या करते हैं? प्राचीन सभ्यता से ही सुभाषित रत्न पुस्तक संदोह में भी कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। कहने का मतलब, प्राचीन समय से ही ये निर्देश देता जा रहा है कि ज्ञान के क्या महत्व है। ज्ञान सुभाषित रत्न में भी कहा गया है, पुस्तक है एक, उसमें कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य के तीसरा नेत्र है, जो समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है और तभी से सभी कार्यों को करने की विधि बताता है। कहने का मतलब, शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है कि मानव का मानो तो तीसरा नेत्र है और इसके साथ साथ सभी कार्यों को करने की विधि भी बताता है, उपाय भी बताता है। आपको शिक्षा से महाभारत में भी कहा गया है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं। कहने का मतलब, इस प्रकार की शिक्षा आपकी जरूरी है। उसके अलावा आपको बता दें कि प्राचीन जो भारतीय थे वो यह दृढ़ विश्वास था उनमें कि शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विस्तृत की गई बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। कहने का मतलब, प्राचीन भारतीयों का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा द्वारा जो प्राप्त की गई विस्तृत बुद्धि है, मनुष्य के मस्तिष्क है, जो ये सबसे बड़ी वास्तविक शक्ति है। उसकी विद्या के विभिन्न उपयोग बताए गए हैं, जैसे यह माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में मदद करती है, पत्नी के समान दुखों पर दूर करता है और आनंद पहुंचाती है, यश तथा वैभव को विस्तार भी करती है, विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से निष्ठुरता आती है, पात्रता व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है और धन से धर्म और अंततः सुख की प्राप्ति होती है। सभी धर्मों का धन क्या है? प्रधान, सभी धनों का प्रधान है कौन? शिक्षा। तो शिक्षा की इतनी महत्व साथियों आप लोग समझिए। और इस प्रकार से निरूपित करते हुए बताया गया है कि इसे ना तो चोर, एक आपको इसको यदि आप एग्जाम में लिख देंगे तो एग्जामिनर जो आपका चेक करने वाला होगा कॉपी, वो भी कहेगा वास्तव में इस छात्र को, इस स्टूडेंट को वास्तविकता इसके बारे में नॉलेज है और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लिखा है। आप लिख देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बताते हुए, निरूपित करते हुए बताया गया है
कि इसे न तो चोर चुरा सकता है, न भाई छीन सकता है, और न राजा ले सकता है, और न ही यह मनुष्य के लिए भार तुल्य है। यह ऐसी धन है जो व्यय करने पर भी बराबर बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं। ज्ञान और शिक्षा ऐसी चीज़ें हैं जो कि देने से, व्यय करने से भी बढ़ता है। और यहाँ तक कि ब्राह्मण भी यदि विद्या रहित है, कहने का मतलब यदि ब्राह्मण भी विद्या नहीं ग्रहण किया है तो वह शूद्र के समान ही है, विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। ऐसी बातें कही गई हैं हमारे रामायण महाभारत और पुराने ग्रंथों में कि विद्या जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्रकार से पशु के समान है, जानवर के समान है। और विद्या अगर कोई ब्राह्मण ग्रहण नहीं किया है तो वह शूद्र के समान माना जाता है। इस प्रकार से मान्यताएं हैं और इस प्रकार से पुराने विद्वान जो हैं कहे हैं। और प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य की समुचित विकास का साधन है और इसी का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों की दृष्टि शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रथम माध्यम है। और शिक्षा का उद्देश्य की बात की जाए तो आपका शिक्षा का उद्देश्य साथियों, सबसे मेन उद्देश्य शिक्षा का क्या क्या होता था उस पॉइंट के अब भी से हम चलेंगे। सबसे बड़ा जो आपका आप कहते हैं साथियों, आज का जो शिक्षा का उद्देश्य हो गया है, आज के समय में लोग कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करना मतलब कि नौकरी पाना। आज का जो नॉलेज, आज की जो पढ़ाई है सिर्फ नौकरी पाने के लिए करते हैं। यदि मैं व्यक्तिगत विचार दूं, यदि आप ये सोचकर चलेंगे कि मैं नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं तो आप कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते, कभी भी शिक्षित नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो निस्वार्थ भाव से शिक्षा को ग्रहण करिए, इससे आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएँ शामिल होती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आगे पुराने ग्रंथों के अनुसार शिक्षा का क्या उपाय है, शिक्षक क्या उद्देश्य होते थे वो बताइए। सबसे पहला चरित्र में निर्माण। चरित्र में क्या निर्माण करता है शिक्षा? देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। पहले के जो शिक्षा का क्षेत्र था, शिक्षा का उद्देश्य जो था, आज में बहुत बदलाव हुआ है, जनरेशन बदली है, सभ्यताएं संस्कृति बदलती जा रही हैं। तो इस प्रकार से पहले का जो उद्देश्य था लोगों का चरित्र का निर्माण करना था। भारतीय शास्त्रों में चरित्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यह व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। चरित्र एवं आचरण से ही मनुष्य की व्यक्ति की जगह निंदा की गई है। मतलब व्यक्ति की सभी जगह निंदा की गई है। किसकी वजह से? किसी के चरित्र की वजह से व्यक्ति की निंदा की जाती है, उसकी बुराई की जाती है। और साथ ही साथ मनुस्मृति में कहा गया है, सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी चरित्र के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है। केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता भी यह चरित्रवान है, यदि वह श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। कहने का मतलब आपको बता दें कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है इसमें भी कहा गया है सभी वेदों को जो ज्ञाता होते हैं विद्वान चरित्र के अभाव से श्रेष्ठ नहीं होते हैं। कहने मतलब यदि उनका चरित्र ठीक नहीं है तो उनको, भले ही वो शिक्षित है, सभी वेदों के विद्वान है, लेकिन उनको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, उनकी निंदा की जाएगी। उनका आचरण चरित्र अगर नहीं ठीक है तो उनको अशिक्षित माना जाएगा, वे किसी भी प्रकार से शिक्षित योग्य नहीं होंगे। और ऐसे ही मात्र गायत्री मंत्र से कोई भी इंसान चरित्रवान नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा आगे अब हम लोग चलते हैं, सत्कर्मों से ही चरित्र का निर्माण होता है साथियों। सत्कर्मों मतलब आपके सही कर्मों को कहते हैं। आप कभी भी किसी की बुराई मत सोचिए, बुराई मत करें, आप अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म मतलब सकर्म, सकर्मों से ही चरित्र का निर्माण होता है। आपके चरित्र का निर्माण कैसे होगा कि आप अपना स्वभाव निस्वार्थ भाव से हमेशा सच्चे बने रहिए। आपकी कोई भी किसी तरीके से समझता हो, आप हमेशा ये जानिए कि मैं गलत नहीं हूँ। यदि आप गलत नहीं हैं तो आपका चरित्र में कोई भी दाग नहीं रह जाएगा, इंसान भले ही आपको क्यों ना गलत समझे। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य को जो ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त करता है उससे नैतिक गुणों का उदय होता है, सन्मार्गों का अनुसरण करने की प्रेरणा से प्राप्त होती है। भारतीय विचारकों ने शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से भारतीय विद्वानों ने चरित्र का निर्माण करने में प्रयास किया है और साथ ही साथ व्यक्तित्व को समुचित विकास किया है। व्यक्तित्व का क्या किया है? समुचित विकास किया है। और प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना। कुछ विद्वान ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा पद्धति के कठोर अनुशासन के द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को दबा दिया गया, जिनसे
जिनसे क्या था, उनका समुचित विकास नहीं हो सका। परंतु कहा जाता है कि इस प्रकार की अवधारणा भारतीयों की दृष्टिकोणों में भली प्रकार से न समझ सकने के कारण है। यहाँ तक कि प्रत्येक युग में व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा गया है कि चुनाव किया गया है, चुनाव किया जा सकता है कि स्मृति ग्रंथों में शिक्षा का जो विद्वान है वो प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ वह अधिकार काल्पनिक एवं आदर्शवादी है। व्यवहारिक दृष्टि से उस आचरण को कर पाना बड़ा कठिन है। और प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों की बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता था, पूरा ध्यान दिया जाता था। बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्ति की शारीरिक विकास भी हो, और स्वस्थ मस्तिष्क एवं अधिष्ठित स्वस्थ शरीर में होता है। कहने का मतलब यह भी कहा गया है, यदि मनुष्य स्वस्थ है और स्वस्थ उसका मस्तिष्क है तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क से ही होता है। यह धारणा प्राचीन, ये जो धारणा थी, ये जो विचार था, यह प्राचीन भारतीय चिंतकों को मान्य है और को मान्य थी। और शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मा सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता है, जो उसके व्यक्तित्व के विकसित करने में सहायक थे। और उसके अलावा कुछ बातें और बता दें, अभी कुछ और भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, चरित्र का निर्माण ही नहीं। विद्या अध्ययन के लिए सबसे बता दें, पूर्व संस्कार के अवसरण से ही विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत हो जाता था। उसे यह बताया जाता था कि किस कर्तव्यों का पालन करना होगा। इसी प्रकार शिक्षा विद्यार्थी के समुचित विकास में सहायक होती थी, और इससे व्यक्ति अपने जीवन के कई सारे नियमों को फॉलो कर पाता था। अब आगे हम लोग चलेंगे, आपका नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य का ज्ञान। तो ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साथियों, जो प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के नागरिक जो एवं सामाजिक कर्तव्यों को बोध कराकर उसे सुयोग्य बनाना भी था। अध्ययन की समाप्ति पर जो समारोहन संस्कार भी कराया जाता था, उनका आयोजन किया जाता था, जिसमें गुरु विद्यार्थी के समक्ष उसके भाव और कर्तव्यों का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता था। और तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वास्थ्य के आलस न करना एवं गुरु की दक्षिणा देने में संतान पैदा करना और परंपरा निभाना, धर्म से विचलित मत होना, लाभकारी कार्यों में प्रमाद मत करना, महान बनने के अवसर न खोना, अध्ययन अध्यापन के कर्तव्यों की अपेक्षा मत करना, माता के देवी के समान, आचार्य को देवता के समान, पिता को देवता मानना, अपने अतिथि को देवता मानना, दोष रहित कर्तव्यों को हम लोगों को अच्छे कार्यों का अनुसरण करना। और इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था। ये कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। और उसके अलावा आपका एक और पॉइंट है जो शिक्षा के उद्देश्य में, सामाजिक सुख तथा कौशल की वृद्धि। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सुख एवं निपुणता को प्रोत्साहन करना भी था, और साथ ही साथ मानसिक और बौद्धिक शक्ति को विकास करने के लिए शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसी मुख्य उद्देश्य से, इसी प्रमुख उद्देश्यों से विभिन्न उद्योगों की भी स्थापना हुई, जैसे व्यवसायियों आदि में लोगों के लक्ष्य दक्ष बनाना। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया जाता था, और पेशे प्रायः वंशानुगत होते थे। जो पेशे जो काम थे वे वंशानुगत काम हुआ करते थे, और विभिन्न वर्णों के लोगों में अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने कर्मों की निपुणता प्राप्त करते थे, और उसके साथ साथ ही इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करते थे। और अब हम नेक्स्ट चलेंगे, जो कि है आपका शिक्षा के उद्देश्य में पॉइंट है संस्कृति संरक्षण का तथा प्रसार। शिक्षा की संस्कृति से परिसरण एवं परिवर्धन का प्रमुख माध्यम है। इसी माध्यम के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित है। शिक्षा संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है, इसी के माध्यम से आज भी शिक्षा जीवित है। शिक्षा जो हुई थी, प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज भी जीवित है, तथा पूर्वकालीन परंपराओं में जीवित शक्ति आती है। प्राचीन शक्ति में साथियों आपको देखने को मिलेगा कि इस उद्देश्य को सम्यक रूप से पूरा किया, और विभिन्न वर्णों के लोगों का कर्तव्य था कि अपनी संतानों को अपने वर्ण से संबंधित सभी प्रकार के शिल्प एवं प्रगति विषय को प्रारंभ में ही शिक्षित कर दें। और उसके अलावा आर्य जाति की प्रमुख शिक्षा उद्देश्य बौद्धिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना था। यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक विद्यार्थी वेदों के कंठस्थ रहे तथा उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखे। भारतीय समाज में बौद्धिक युग की 3 रीढ़ों को सिद्धांत प्रदान करता है। जैसा आप लोग देखते होंगे साथियों कि जैसा देव रीढ़,
ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण, इसमें मुक्त होना प्रत्येक मनुष्य का धर्म एवं परम कर्तव्य था। देव ऋण, आपका जो देव ऋण था इससे मुक्ति यज्ञों का अनुष्ठान से करने से होती थी। ये 3 सिद्धांत दिए गए हैं कि देव ऋण देने से, आपके यज्ञों का अनुष्ठान करने से देव ऋण संपन्न हो जाता है और ऋण की मुक्ति भी मिल जाती है। और ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी कि आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें, इससे ऋषि ऋण की जो है मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही साथ पितृ ऋण की मुक्ति संतान उत्पन्न करने से होती है। तो इस प्रकार के कर्मों को करना पड़ता था जिससे उनके सारे ऋणों की मुक्ति मिल सके। और इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति का प्रचार और प्रसार लगातार होता रहा। अब उसके अलावा कुछ और पॉइंट साथियों आगे देखिए। छठवां है जो शिक्षा के उद्देश्य में निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। निष्ठा तथा धार्मिकता का जो संचार करना था, इसमें भारत की संस्कृति धर्म पर आधारित थी, जहाँ धर्म ने संस्कृति को सभी पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया। और साथ ही साथ शिक्षा पद्धति को धर्म से प्रभावित करनी थी। और उस एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना जागृत करना। इस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति जो है साथियों बहुत पहले से है। और विद्यार्थी के जीवन में जो अनुष्ठान हुआ करते थे, जो संस्कार हुआ करते थे, वे जाते थे और उनके मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था इस जो धार्मिक चीज़ों की, जिससे उसके चरित्र पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता था। और ऐसे ही कुछ शिक्षा के प्रभाव और शिक्षा के उद्देश्य उस समय के प्राचीन शिक्षण प्रणाली में थी। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या कहते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम आप समझेंगे कि जैसे आज का सिलेबस होता है। आज आप बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो साथियों, बीए थर्ड ईयर में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये फिलोसफी में क्या पढ़ना है, एजुकेशन में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, एजुकेशन में क्या पढ़ना है। ऐसे ही तमाम विषयों का आपका अलग अलग सिलेबस होगा। लेकिन उस समय की कोई विषय वस्तु एक विशेष विषय वस्तु नहीं थी। उस समय का यह था कि वो सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और वो उसमें क्या क्या था पाठ्यक्रम में देखिए। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम था वैदिक साहित्य का अध्ययन करना। वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, खगोलीय ज्यामिति, छंद शास्त्र आदि का अध्ययन विशेष था। ये क्या था, आदि अध्ययन के विषय थे। और उसके अलावा वैदिक साहित्य का अध्ययन जो होता था वे 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किया जाता था। उपनयन संस्कार जैसे समय भी यही था। जो उपनयन संस्कार आपके 16 संस्कार है, उसमें उपनयन संस्कार का समय भी यही होता है। और उसी के साथ उत्तर वैदिक काल में वैदिक ग्रंथों के साथ ब्राह्मण ग्रंथ भी शिक्षा दी जाती थी। आपको बहुत सारे साथियों उपनिषदों में देखने को मिल जाएगा, सूत्रों में भी देखने को मिलेगा। मंत्रों के द्वारा शुद्ध उच्चारण पर भी बल दिया जाता था। और आरण्यक तथा उपनिषद काल में दर्शन का भी शिक्षा दी जाती थी। दर्शन मतलब आपका फिलॉसफी। और इसके अलावा 6 वेदांतों को भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे शिक्षा, 6 वेदांत कौन कौन से हैं, शिक्षा है, आपका कल्प है, व्याकरण है, निरुक्ति है, छंद है, ज्योतिषी है। सूत्र के आते आते वैदिक साहित्य का अध्ययन कम होने लगा। उसके स्थान पर अन्य विषयों का समावेश होने लगा। और जैसे दर्शन, कुछ और विषयों को भी मतलब कुल मिला करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए ये जो गुरुकुल और शिक्षण केंद्र हुआ करते थे। जैसे इन विषयों का दर्शन का, धर्मशास्त्र का, रामायण महाभारत, चिकित्सा, व्याकरण, खगोल विज्ञान, मूर्ति कला, जहाज निर्माण के क्षेत्र में, और ऐसे तमाम शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा विभिन्न व्यवसायों के शिल्पों को भी प्रबंध किया जाता था। और 18 शिल्पों में लोग निपुण थे। जैसे 18 शिल्प दिए गए हैं यहाँ पर आपको। पहला गायन, दूसरा वादन, तीसरा चित्रकला, चौथा गणित, पांचवा नृत्य, छठवां गणना, सातवां यंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, 11 वाणिज्य, 12 चिकित्सा विधि और 14 जो था प्रशासनिक प्रशिक्षण, धनुर्विद्या जो है आपका सैनिक शिक्षा, जादूगरी, सर्व विद्या, 18वां छिपे हुए धन का पता लगाना। इस प्रकार 18 शिल्पों में भी लोग निपुण थे इन प्रकार की शिक्षा लेने के बाद। और वात्स्यायन के 64 कथाओं में भी उल्लेख हुआ है, 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है वात्स्यायन को। ये मिलता है आपके उपनिषद तथा वेदों में भी लिखी गई बातें जो आपकी स्मृतियों में ईश्वरीय मान्यता दिया गया है। जैसे प्राचीन कला में शिक्षा मौखिक होती थी, जो कि कहीं लिखित रूप में शिक्षा नहीं दी जाती थी क्योंकि लिखने के कोई साधन नहीं थे। और पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी, मतलब ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। और क्योंकि ना कागज़ था उस
वक्त न छपाई के साधन थे। इसके अभाव से पुस्तकों की अत्यंत महंगी की जो पुस्तकें थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी, काफ़ी महंगी हुआ करती थी, जिससे साधारण विद्यार्थी उसे खरीद ही नहीं पाते थे। और पुस्तकालयों का भी अभाव था क्योंकि उस वक्त पुस्तकालय भी नहीं थे, इसलिए मौखिक शिक्षा सबसे सरल व सबसे सरल सही माध्यम था। अब आपको शिक्षा का केंद्र कैसे होते थे उसको समझते हैं। शिक्षा के केंद्र में सबसे पहले हम लोग गुरुकुल देखेंगे। गुरुकुल क्या होता है? ये शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। इसमें कैसे लोग पढ़ाते थे, क्या होता था, समझिए। देखिए साथियों, जो गुरुकुल के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। अब गुरुकुल के अलावा जो भी और फैक्ट है, ये क्वेश्चन साथियों आपको बहुत लंबा है, थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। और इस पीडीएफ को यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर हर एक सोशल मीडिया का लिंक पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं कॉन्टैक्ट के जरिए। और उसके अलावा बता रहे थे कि गुरुकुल क्या था साथियों उस वक्त में? प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था है। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के घर निवास कर शिक्षा प्राप्त करता था और साथ ही साथ कभी कभी वह शिक्षा केंद्रों से संबंधित छात्रावासों में भी निवास करता था। कहने का मतलब एक जिस तरीके से कोई स्कूल होता है उसी तरीके से गुरुकुल उस वक्त हुआ करते थे, जिसमें विद्यार्थी अपने घर से जाकर वहाँ पर रहता भी था, शिक्षण करता था और साथ ही साथ वहाँ पर कभी कभी तो शिक्षा केंद्रों पर संबंधित वहाँ छात्रावास हुआ करते थे। जैसे आजकल के हॉस्टल होते हैं वैसे पहले गुरुकुल के पर्सनल अपने क्या होते थे, छात्रावास होते थे और उसमें वे विद्यार्थी रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे घर त्याग करके। और इस प्रकार के विद्यार्थियों को अंतेवासी भी कहा गया है। और धर्मशास्त्रों से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी हुआ करते थे वे जो उपनयन संस्कार है उसके साथ गुरुकुल में निवास करते थे। उपनयन संस्कार के समय में भी गुरुकुल में ये लोग निवास करने लगते थे और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे गुरु के समीप रहते थे हुए भी उनके विद्यार्थी के जो परिवार का एक सदस्य हो जाता था। कहने का मतलब गुरु जो थे वे शिक्षक को अपने छात्र को अपने पुत्र के समान व्यवहार करता था और अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में गुरु अपने छात्रों को रखता था। और साथ ही साथ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य जीवन बिताए हुए विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करता था। जो गुरुकुल था उसमें ब्रह्मचर्य जीवन बिताते हुए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था और वहाँ उसे गुरु के पहले उठना था और गुरु के सो जाने के बाद सोना पड़ता था। जो विद्यार्थियों के लिए कुछ नियम थे, जैसे गुरु के उठने से पहले उठ जाना और पढ़ाई करना, फिर गुरु के सो जाने के बाद सोना और गुरु की सेवा करना परम कर्तव्य था गुरुकुल में रहने वाले छात्रों के लिए, जो वहाँ पर अध्ययन ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और उसकी सेवाओं के बदले गुरु उसके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान रखता था। व्यक्तिगत ध्यान रखने का मतलब साथियों पूरी लगन के साथ विभिन्न विद्याओं को, कलाओं को शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ गुरुकुल में सारी व्यवस्था उन छात्रों को, उन जो शिक्षा ग्रहण करने वाले थे उनको देते थे गुरु। और गुरुकुल सदैव वनों में ही नहीं रहते थे। कुछ प्रसिद्ध मुनि जैसे वाल्मीकि हो गए, आपके कण्व हो गए और संदीपनी हो गए, ऐसे आदि बहुत सारे गुरु जो थे प्रमुख है मुनि आश्रम के ही पढ़ाते थे। कहने का मतलब आश्रम होने में ही थे। बाद में बहुत जगहों पर उन्होंने अपने आश्रमों के सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाने की सुविधा रखी थी, किंतु अधिकांश जगह गुरुकुल जो होते थे वे ग्राम के नगरों में स्थित होते थे। नगरों में जैसे कि एक ग्राम है वहीं कहीं एक जगहों पर क्या होता था कि गुरुकुल होता था और वनों में भी कहीं कहीं गुरुकुल होते थे एकांत में। और साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम के साथ साथ शिक्षण क्या करते थे वो लोग ग्रहण करते थे और उन्हें अपने निवास स्थान के समीप रहने पर ही ठीक रहता था। और साथ ही साथ यह आवश्यक था कि गुरुकुल ग्राम के नगरों की एकांत स्थान पर स्थित हो और साथ ही साथ बौद्ध शिक्षा केंद्र के अधिकतर नगरों में जो अग्रहार ग्रामों में थे, अग्रहार ग्रामों मतलब जो आगे हों, काफ़ी निपुण हों ग्राम, जैसे पिछले काफ़ी पिछड़ा ग्राम ना हो, तो ऐसे ग्रामों में ही ज़्यादा रहते थे। अब आगे हम बताते हैं साथियों, तक्षशिला के अध्यापन राजधानी में ही रहा करते थे। तक्षशिला जो था उसके अध्यापन की राजधानी में ही रहा करते थे ये गुरुकुल। और साथ ही साथ प्राचीन साहित्य के गुरुकुलों में रहकर मतलब अध्ययन करते थे। विद्यार्थियों के नाम भी बहुत सारे मिलते हैं। इतिहास के विभिन्न कला में शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। और ऐसे ही उपनिषदों में भी ज्ञात होता है, जो आपके वैदिक ग्रंथ हैं और जो आपके ऋग्वैदिक ग्रंथ हैं और सिंधु सभ्यता से मिले बहुत सारे साक्ष्य के रूप में भी उपनिषदों में जो उपनिषद हैं उनमें भी ज्ञात होता है
कि उछालक अरुण से पुत्र श्वेत केतु और गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया था। कहने का मतलब एक उछालक अरुण के पुत्र थे श्वेत केतु, उन्होंने गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और विष्णु पुराण से ज्ञात होता है, आपका जो विष्णु पुराण ग्रंथ है इससे भी ज्ञात होता है कि जो कृष्ण थे और बलराम थे, जो कृष्ण भगवान जिसको आप लोग कहते हैं, वो और उनके साथी बलराम ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर अध्ययन किया। ये कहाँ साक्ष्य मिलता है? विष्णु पुराण से। ऐसे साक्ष्य आपको मिलते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि सच में उस समय में बहुत सारे गुरुकुल रहते थे जिसमें लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और ऐसे महान लोग उस गुरुकुल में, उस आश्रमों में शिक्षा ग्रहण किए होंगे। और साथ ही साथ रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकि के आश्रमों का उल्लेख मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि जब कंठ तथा मार्कंडेय ऋषि ने आश्रम की शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र थे, उस वक्त के बहुत प्रसिद्ध केंद्र थे इनके शिक्षा केंद्र। और साथ ही साथ मुनि दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के साथ रहकर शिक्षा प्रदान किए। आपको बता दें गुप्त युग में भी ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसमें अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार का कहा जाने से वहाँ पर क्या होता था कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। और साथ ही साथ हर्षचरित जो हर्ष ने लिखा है, हर्षचरित, उसमें गुरुकुल का उल्लेख भी मिलता है। अलबरूनी जो आपका विदेशी यात्री है अलबरूनी, ये भी अपने विवरण में देता है कि पूर्व मध्य युग में भी शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। ऐसे आपको कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल जाते हैं जिससे आपको ये चीज़ साक्ष्य मिलने के बाद कंफर्म हो जाता है कि आपके गुरुकुल में किस तरीके से शिक्षा प्रणाली रही होगी। और साथ ही साथ गुरु और शिष्य का जो संबंध था यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राचीन आप पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में ये सारी चीज़ें अभी हम नालंदा और तक्षशिला के लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे साथियों। अभी तो मैं सिर्फ प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करते थे लोग और गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। देखिए, प्राचीन भारतीय समाज में गुरु को अत्यंत आदरपूर्वक स्थान दिया जाता था और उसे देवता के समान माना जाता था। और गुरु और शिष्य का संबंध जो था वो अत्यंत मधुर एवं प्रेम पूर्वक था। और उस युग में सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं जहां प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त अध्यापक शिक्षण कार्य करते थे वे बहुत ही कम थीं। अधिकतर ख्याति प्राप्त आचार्य गुरु अपने निजी शिक्षण केंद्र पर स्थापित शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण देते थे और इससे गुरु तथा उसके विद्यार्थियों के बीच सीधा संबंध होता था। और विद्यार्थी जो था वे योग्य विद्वान आचार्य के समीप शिक्षण ग्रहण करने के लिए जाते थे। ऐसे ही आप देखेंगे कि आचार्य भी सच्चे जिज्ञासु के विद्यार्थी थे जिसे अपने शिष्य बनाते थे और शिष्य उनके घर सदस्य के रूप में रहते थे और उन दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध की तरीके से व्यवहार था। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ, जैसे यहाँ पे आप ग्रंथ और बता दें, निरुक्त ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी कहा गया है कि शिष्य अपने गुरु को पिता और माता के समान समझे तथा उनके साथ रहे एक परिवार की तरह। निरुक्त क्या है? निरुक्त जो ग्रंथ है ये बौद्धिक ग्रंथ हैं और जिसके लेखक यास्क माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके BA में बन सकता है 3rd ईयर में। और ये चीज़ें आपको मैं एक कहानी के तौर पर बता रहा हूँ, आप ऐसे तो रट्टा मार नहीं पाएंगे। इतना लंबा, इतना लेंदी 10 पेज का आंसर होता है। मैं लगभग आपको 25 मिनट से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ इस वीडियो में। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि इतना लेंदी हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे। बस आप कहानी समझे रहेंगे, गुरुकुल व्यवस्था क्या थी, शिक्षा गुरु और शिष्य के बीच संबंध क्या थे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में, और कैसे कैसे विषयों को पढ़ाया जाता था, किस प्रकार से गुरुकुल में रहने की व्यवस्था थी। ऐसे ही बस एक मोटा मोटा आपके माइंड में ढांचा बना होना चाहिए जिससे आपके माइंड में विचार आए और एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकें। चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। जो विशिष्ट थे वे अपना मतलब गुरु के कोई शुल्क नहीं देता था बल्कि गुरु की सेवा करता था और गुरु क्या करता था, उसके भोजन एवं वस्त्र आदि देकर उसको सहायता दिया करता था। गुरु के यहाँ कोई शुल्क नहीं देते थे। जो शिष्य पढ़ते थे गुरु का सेवा भर करते थे वे लोग और गुरु उनके लिए उनके वस्त्र खाने का भी सहायता करता था। शिष्य के बीमार होने पर गुरु उसकी सेवा करता था। शिष्य गुरु के परिवार का सदस्य की भांति निवास करता था। इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली थी। आज ऐसी शिक्षा प्रणाली आपको नहीं देखने को मिलेगी। आज के समय में, आज के युग में गुरु और शिष्य के बीच कोई प्रेम
का संबंध जो है वो ना के बराबर रह चुका है। इस तरीके से अटूट प्रेम था। और आप देख लीजिए साथियों कि गृह कार्यों में भी उनकी सहायता किया करते थे शिष्य गुरु के, और गुरु के लिए वो लोग शिक्षा के लिए भिक्षा भी मांगते थे। जो गुरु के लिए शिष्य पढ़ते थे वहाँ पर वो भिक्षा भी मांगते थे गुरु के लिए, और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा वह गुरु की निंदा नहीं कर सकते थे और ना ही उनकी निंदा को किसी के जरिए सुन सकते थे। तो ऐसी प्रणाली थी, ऐसे उनके शिष्य हुए करते थे। और शिक्षण शुल्क के मामले में आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में शुल्क प्रदान करने में कोई निश्चित नियम नहीं था। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा प्रदान करना विद्वानों एवं आचार्यों के पुनीत कर्तव्य माना जाता था। विद्वानों का कहना है, और जो आचार्य होते थे वे जो शिष्यों को शिक्षा जब दे देते तो उनको लगता था बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, और इसी पुनीत कर्तव्य को मानते हुए वे लोग शिक्षा देते थे। और राज्य तथा समाज का यह एक कर्तव्य था कि अध्ययन अध्यापन करने के लिए विद्वानों को उचित व्यवस्था करें और शिक्षण संस्थाओं में भी भूमि और धन आदि को दान प्रदान करें। इस प्रकार से शिक्षण संस्थान चलते थे। और कुछ परीक्षा की जो दृष्टिकोण से, जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि पहले के समय में जो हमने पहले पाठ्यक्रम बता दिया क्या की चीज़ें पढ़ाई जाती थी, आज के तरीके से आपके एजुकेशन, फिलॉसफी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट कोई नहीं थे। लेकिन कुछ पाठ्यक्रम थे जो मैंने पहले बता दिया है। और कुछ परीक्षा भी होती थी, जैसे परीक्षा तथा उपाधियाँ में, जैसे प्राचीन शिक्षा पद्धति में उनकी युगभांत परीक्षा लेने की उपाधि प्रदान करने की कोई प्रथा का अभाव था, क्योंकि उस प्रकार से बहुत सारी परीक्षाएं नहीं ली जाती थी। और कर्मकांडों की निंदा की गई है, किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं था। और ब्रह्म में एक मात्र सत्ता का स्वीकार किया है, और उसे निर्विकार अद्वैत निरपेक्ष बताया गया है। इस प्रकार से जो जगत में से परे भी कहा गया है, और उसमें व्याप्त भी है कि साथियों ब्रह्म का भक्ति के जो सार्वभूत तत्व आत्मा को समीकरण स्थापित किया गया है। इस प्रकार आत्म संस्कार की मोक्ष को अज्ञान एवं नाश करने में संभव है। तो अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करने वाले हैं साथियों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया आपका, 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो चुका है। और यही थोड़ा सा आपको समझाना था कि शिक्षण प्रणाली क्या थी। बहुत सारे विद्वान थे, आश्रमों में रहकर जीवन यापन करते थे। और आपको प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, वैदिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन बनेगा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को विवेचन कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, और उसके जो केंद्र थे, शिक्षण संस्थान थे, उनके बारे में बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा जो कि आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। लगभग आपको 8 से 10 पेज इसको ज़रूर लिखना है। मैंने 11 पेज का पूरा PDF आपको पढ़ा दिया है, और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट पे आप जाइए, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आप डिस्क्रिप्शन नहीं पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं लिंक पिन कर दूंगा, और वहाँ से आप जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं इस PDF को भेज देता हूँ, और वहाँ से आप इस PDF को नोट कर लीजिए और अपने से भी पढ़ लीजिए। मैंने एक मोटा मोटा कहानी के तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया, और वीडियो में काफ़ी फास्ट जाता हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, और मैं जल्दी में पूरे कवर करना चाहता हूँ सिलेबस आपका, और इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो ताकि आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। और एट लास्ट जब 1-2 दिन बचा रहेगा एग्ज़ाम को, तो हम गेस्ट क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में आना 100% कन्फर्म होगा। यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।